वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस कंप्लीट कर लिए थे, टाइप ऑफ आरएनए भी कंप्लीट कर लिया है। आज जो शुरू करना है वो कौन सा है हमारा? दैट इज जेनेटिक कोड। शुरुआत करते हैं जेनेटिक कोड से। देखिए, जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडॉन ये क्या होते हैं बेटा? ये 3 लेटर न्यूक्लियोटाइड है जो हमारे पर्टिकुलरली एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। जैसे हमारे टोटल 64 कोडॉन्स हैं, जिसमें से 61 कोडॉन कोड करते हैं अमीनो एसिड्स के लिए, और इन्हीं 61 कोडॉन में से एक कोडॉन होता है जिसका नाम है AUG, जो कि अमीनो एसिड के लिए तो कोड करता ही करता है, साथ में वो स्टार्ट कोडॉन के तौर पे भी बिहेव करता है। ठीक है, और 3 कोडॉन्स हमारे स्टॉप कोडॉन है, जिसमें UAA, UGA एंड UAG ये 3 कोडॉन्स स्टॉप कोडॉन के तौर पे बिहेव करेंगे। अब इनकी हिस्ट्री क्या है, मतलब इन कोडॉन्स, ये 64 कोडॉन्स जो हमारे अभी बताए हैं मैंने, इनको डिस्कवर किस तरीके से किया, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो ने ही बताया था कि ये जो हमारे एक जेनेटिक कोड होता है, ये 3 लेटर कोड है। अब इस चीज को बताने के लिए इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बताया कि अगर हम लोग 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, A, U, C और G, 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं किसके अंदर? हमारे नाइट्रोजनस बेसिस, सॉरी, किसके अंदर? आरएनए के अंदर। तो अगर ये 4 हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं और इनको अगर हम लोग 4 लेटर कोड लेके चलते हैं तो क्या होगा? 4 into 4 into 4 into 4। अब एक चीज और मैं बताने भूल गया कि ये जो 61 कोडॉन होते हैं टोटल, ये 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, 20 अमीनो एसिड्स के लिए। तो अगर 20 अमीनो एसिड के लिए 61 कोड कर रहे हैं, तो अगर पर अमीनो एसिड बात करूं तो लगभग 3 आने चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, बताऊंगा अभी क्यों। यहाँ पे आप ये देखिए, 4 4 जा 16, 64 into 4 256, 256 हमारे कोडॉन्स हो जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, अगर 256 कोडॉन हो जाएंगे तो these are more than enough to code for 20 amino acid। तो ये जो 4 लेटर कोड वाली बात थी, ये तो हो गई अब कैंसिल। अब बात रही कि भाई ये 3 लेटर कोड है, तो 3 लेटर कोड किस तरीके से है देखिए, ये 4 into 4 into 4 3 लेटर कोड। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 4 into 4 16 into 4 64। तो इन्होंने बताया कि 64 कोडॉन है जो हमारे 20 अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। ये गलत था, ये सही था। ये तो बात की किसने? जॉर्ज गैमो ने। अब बात आई किसकी? एक बाद में उनका नाम था निरनबर्ग, मार्शल निरनबर्ग, मार्शल निरनबर्ग। अब ये जो मार्शल निरनबर्ग थे, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम सेल फ्री सिस्टम डेवलप किया, जिसके अंदर इन्होंने प्रोटीन को सिंथेसाइज करवा के देखा। कहोगे सर ये
सेल फ्री सिस्टम क्या होता है। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, जो हमारा सारा प्रोसेस है, चाहे ट्रांसक्रिप्शन से लेके रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसलेशन हो, एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस इनसाइड व्हाट, एवरीथिंग टेक प्लेस इनसाइड अ सेल। ठीक है, मतलब सारे प्रोसेस सेल के अंदर ही हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्हीं प्रोसेस को सेल के बाहर करवा के दिखाया इन्होंने, मतलब इन्होंने दे परफॉर्म्ड दीज ऑल प्रोसेसेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। मतलब इन्होंने एक एमआरएनए सिंथेसाइज किया, फिर राइबोसोम्स को आइसोलेट किया, टीआरएनए को आइसोलेट किया, और सारी चीजें करने के बाद इन्होंने टेस्ट ट्यूब में ही एक प्रोटीन मॉलिक्यूल या अमीनो एसिड्स को कोड करवा के दिखा दिया। तो फर्स्ट टाइम जो किया था इस काम को मार्शल निरनबर्ग ने किया था, मतलब दे डेवलप्ड द सेल फ्री सिस्टम for the very first time, which help in the discovery of further, मतलब of other codons which will help in the further research। मतलब उसने क्या किया कि उस चीज ने मदद की इनकी और कोडॉन्स को आइडेंटिफाई करने में और फर्दर रिसर्च जो होनी थी। तो इनको ये थे हमारे मार्शल निरनबर्ग। तो देखिए मार्शल निरनबर्ग ने क्या किया, he developed cell-free system which help in the further research, है ना, मतलब जिस चीज से पता चल पाया कि मैकेनिज्म कैसा होता है और जेनेटिक कोड क्या है। फिर आए हमारे जिनका नाम था हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना इन्होंने किया था मेन काम। हरगोविंद खुराना ने इंडियन ओरिजिन थे, नाम से पता चल रहा है हरगोविंद, हरगोविंद को ये देखिए, हाँ जी, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन की बात है, ये अमेरिका में पड़ती है जहाँ पे ये काम किया करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले डिजायर्ड कॉम्बिनेशन बनाए, मतलब होमोपॉलीमर के और कोपॉलीमर के। मतलब कैसे करते थे, देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करनी है हमें बात ऐसे करनी है। इन्होंने क्या किया, पहले ऐसे यू 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 की चेन बनवाई, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक एमआरएनए तैयार किया इन्होंने जिसमें केवल यूरिडीन लगातार यूरेसिल की एक चेन है। इन्होंने यहाँ पे राइबोसोम की बड़ी यूनिट छोटी यूनिट रखी है, इन्होंने यहाँ पे सेल से निकाले हुए टीआरएनए यहाँ पे डाले, ये सब टेस्ट ट्यूब में करवाया इन्होंने। तो इन्हें क्या पता चला कि अगर मैं यू की चेन लगाता हूँ तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड मेरा बन के आ रहा है वो है फिनाइल एलेनिन। तो अगर मैं होमोपॉलीमर लगाता हूँ, होमोपॉलीमर का मतलब है सिंगल टाइप का, अगर मैं नाइट्रोजनस बेस लेता हूं तो मुझे केवल एक तरीके का अमीनो एसिड मिल रहा है। अब इन्होंने इसी चीज को क्या किया, कोपॉलीमर के साथ करके देखा, ठीक है। मतलब जैसे सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू, मतलब अब की बार इस कंडीशन को क्या कह रहा हूं मैं, कोपॉलीमर। तो यहाँ पे क्या होता है, सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू, मतलब देखो दो अलग अलग नाइट्रोजनस बेस लगाने की वजह से कोडॉन्स क्या हो जा रहे हैं, दो अलग अलग नेचर के हो जा रहे हैं। तो जब यहाँ पे एक ही तरीके का था तो एक ही हमारा अमीनो एसिड मिल रहा था, यहाँ पे दो अलग अलग नेचर के हमारे कोडॉन हो गए तो दो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड मिलेंगे। तो इन्हें यहाँ पे पता चला, दो जब इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया तो दो अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स इनको यहाँ पे मिल गए। फिर इन्होंने इसी तरीके से डिजायर्ड कॉम्बिनेशन लगा लगा के देखा, कभी ए के साथ, कभी सी के साथ, कभी जी के साथ, मतलब यही काम करते रहते थे वो, पूरे दिन यही काम करते थे। तो उन्हें पता चला टोटल 64 कोडॉन में से कौन सा कोडॉन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है और कौन सा कोडॉन स्टॉप कोडॉन है। तो इन्होंने अरविंद खुराना को, मार्शल निरनबर्ग को इसी चीज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है जी। तो यहाँ पे अरविंद खुराना ने क्या किया, इन्होंने सिंथेसाइज किया
copolymer and homopolymers to ऐसे नहीं, which help in deciphering the genetic code, जिसने मदद की डिसाइफर करने में किसको, जेनेटिक कोड को। ठीक है, तो ये तो 3 साइंटिस्ट थे, कौन से, गैमो, जॉर्ज गैमो, मार्शल निरनबर्ग, फिर आए हरगोविंद खुराना। गैमो ने बताया 3 लेटर कोड होगा, मार्शल निरनबर्ग ने पहली बार सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन को बना के देखा, फिर हरगोविंद खुराना ने कोपॉलीमर होमोपॉलीमर्स बना के आपके डिसाइफर किया सारे कोडॉन्स को। डिसाइफर का मतलब होता है, डिसाइफरिंग का मतलब जैसे कोई कोड्स होते हैं ना, जैसे आप लोग ये कंप्यूटर में जो आईपी वाले हैं, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक, जैसे कोई कोड है उसे क्रैक करना है, मतलब हैक करते हैं ना ये, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी की सिक्योरिटी को डिसाइफर कर लेते हैं, मतलब उसके क्रैक कर देते हैं उसकी सिक्योरिटी सिस्टम को, और हम उसके अंदर जो है एंटर कर जाते हैं। तो इन यहाँ पे क्या था, ये कोड ही तो थे हमारे, ये जो अलग अलग अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए अलग अलग तरीके के जो है यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस लगे होंगे सीक्वेंस में, तो ये कोड ही तो है जो पहले पता नहीं थे, बाद में पता कर लिया गया। तो यहाँ पे क्या कह देंगे उसे, डिसाइफरिंग ऑफ कोड। क्लियर हो रही है बात? डिसाइफर किया किसने, हरगोविंद खुराना ने। और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेवेरो ओकोवा। ठीक है, सेवेरो ओकोवा, उन्होंने कुछ नहीं, एक एंजाइम दिया था जिसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। मतलब वो ऐसा एंजाइम है जो आरएनए की सिंथेसिस करवा सकता है विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द टेम्पलेट। मतलब आप अगर, जैसे आपने यू लगाया, आप दूसरा इसके आगे लगाना चाहते हैं हमारे में ए, आप लगाना चाहते हो सी, लगाना चाहते हो जी, फिर लगाना चाहते हो यू, फिर लगाना चाहते हो यू, फिर लगाना चाहते हो ए, ये फिर लगा दो जी। तो मतलब ये जो आप एक के बाद एक अपनी मनमर्जी का न्यूक्लियोटाइड इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, ये किसकी वजह से हो पाया, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम की वजह से, और उसको दिया था सेवेरो ओकोवा ने। तो आप ये सोचो, तभी तो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर अपनी मनमर्जी का बन पाएगा। अगर नहीं तो फिर आपको पहले डीएनए के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा ना, डीएनए आरएनए बनाएगा, फिर आपको डीएनए इस तरीके का बनाने पड़ेगा। अब आप क्यों फालतू में यार इतना लंबा प्रोसेस खिंचवा रहे हो, पहले डीएनए तैयार करवाओ, फिर डीएनए से आरएनए बनाओ, फिर आरएनए से काम करो, तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपको समय बचाना है तो आप सीधा सीधा आरएनए बना लो ना। तो आरएनए बनाने के लिए आपको ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज बहुत जो है मदद करेगा। तो वही चीज लिख दे रहा हूं मैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट जो बात थी वो है हमारी सेवेरो ओकोवा। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है, ये क्या कर सकता है, इट कैन synthesize RNA in template independent manner। मतलब इसको टेम्पलेट की जरूरत ही नहीं है, आप जैसा आरएनए चाहो वैसा बनाओ अपनी मन मर्जी का। तो सोचो बहुत बड़ी बात है यार, आप अपने जैसा आरएनए, नहीं तो पहले आप डीएनए से फिर आरएनए बनाओ, अरे बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, सारा प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को प्रोसेस का कम कर रहा है आपका सीधा सीधा आरएनए। अब आपको केवल राइबोसोम्स और टीआरएनए निकालने की बारी है, वो कर लो, ठीक है।
तो ये तो बात रही हमारे हिस्ट्री की, कोडॉन्स की, और थोड़ी बहुत जो इनकी इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब बात करते हैं कि जो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोडॉन। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड? तो देखिए कुछ फीचर्स होते हैं हमारे जेनेटिक कोडॉन के, वो अब देख लीजिए क्या क्या होंगे। हाँ जी, देखिए फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस का मतलब है कि वन कोडॉन विल स्पेसिफाई फॉर वन अमीनो एसिड ओनली। एक कोडॉन केवल एक अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि एक कोडॉन कभी दो अमीनो एसिड के लिए कोड कर जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब नॉन एम्बिगुइटी का होता है कि वन कोडॉन विल स्पेसिफाई ओनली फॉर वन अमीनो एसिड। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोग, वो है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि वन कोडॉन कैन नॉट स्पेसिफाई टू अमीनो एसिड बट मल्टीपल codons can specify one amino acid। इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा कोडॉन मिलके एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं, लेकिन एक कोड कभी दो अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर सकता। और सीधी सी बातें कर सकते हैं ना भाई, आप ये देखो ना, 61 कोडॉन 20 अमीनो एसिड। तो वैसे भी अगर रेशियो की बात करूं तो 3:1 का रेशियो आ रहा है, मतलब एक के ऊपर 3 कोडॉन है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 5-5 कोडॉन्स तक भी हैं जो एक एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, 3 भी हैं कईयों के, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए बेचारा एक ही कोडॉन है। मतलब उन 5 कोडॉन में से कोई भी आएगा तो वही इंट्रोड्यूस होगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये है हमारा डीजेनरेसी। उसके अलावा ये बेटा यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? चाहे प्रोकैरियोट हो कितना भी प्रिमिटिव, और चाहे कोई यूकैरियोट हो कितना भी एडवांस, सब में कोडॉन सेम रहेंगे। मतलब बदलेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया के लिए अलग नेचर ऑफ कोडॉन है, यूकैरियोट्स के लिए अलग नेचर ऑफ कोडॉन है ना, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा? प्रोकैरियोट के अंदर अगर ये फिनाइल एलेनिन को बना रहा है तो यूकैरियोट्स में भी ये फिनाइल एलेनिन को ही बनाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट्स में इसका नेचर बदल गया, यूकैरियोट्स में इसका नेचर बदल गया। दोनों में अलग अलग नेचर है, दोनों में सेम ही रहेगा। आगे बात समझ में? अलग कभी भी नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, ये यूनिवर्सल है। ठीक है जी। चौथी कंडीशन बेटा, ये कॉमालेस होते हैं। मतलब आप जब भी इन्हें लिखेंगे तो इनके बीच में जैसे
लिखोगे तो चेन के बीच में कोई भी कॉमा नहीं लगाओगे, ऐसे कभी कॉमा लगा लगा के ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता इनको, ये कॉमालेस होते हैं, ठीक है। इनको हमेशा लीनियर फैशन में रीड किया जाता है, विदाउट पंचुएशन, मतलब बिना किसी रोकथाम के लगातार पढ़ते चले जाओ, ठीक है। रीड इन कंटिन्यूअस मैनर विदाउट पंचुएशन, ठीक है जी। कॉमालेस भी कह लो आप, गैपलेस भी कह लो, नो गैप, ठीक है, गैप भी नहीं होगा इनके बीच में। उसके अलावा जी हाँ, इनकी पोलैरिटी हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगी, और इनका ये जो कोडॉन रखते हैं इनका एंटी कोडॉन भी होगा, जो हमेशा टीआरएनए के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है जी, जो हमेशा टीआरएनए के ऊपर होता है। उसके अलावा एक चीज और लिख दीजिएगा, छठा हो गया ना, सातवां, नॉन ओवरलैपिंग, कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, रीड इन लीनियर फैशन, स्ट्रेट चेन में, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है 6-7 जो भी मैंने आपको बताई है, ये जेनेटिक कोडॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन्हें याद रखिएगा हमेशा के लिए। और मैंने आपको बता दिया है 64 कोडॉन है, ठीक है। इन 64 कोडॉन में से 61 कोड करते हैं, नॉन कोडिंग मतलब जो स्टॉप कोडॉन है वो कितने, मात्र 3, कितने, 3, कौन कौन से, UAA, UGA एंड UAG। और 61 कोडॉन में से केवल इकलौता ऐसा कोडॉन है AUG जो डुअल नेचर रोल प्ले करता है, ये स्टार्ट कोडॉन भी है ना। और जी दूसरा काम इसका क्या है, ये मिथियोनिन भी कोड करता है, क्लियर होगी बात, ये मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है। ये तो बात रही कोडॉन्स की। अब आ जाते हैं मेन मैकेनिज्म के ऊपर, किसके, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के, ट्रांसलेशन, जो बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, बहुत सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ, एक बार ही समझ में आ जाएगा, और ना आए तो फिर कभी नहीं आएगा, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, आ जाएगा, बहुत इजी है, बस मेरी बात को ध्यान से समझ लेना बेटा। इतनी आसानी से, मतलब मैं इतनी शुद्ध हिंदी में बताता हूँ बात को, देसी भाषा में, तो आ जानी चाहिए बात समझ में। मैं कह रहा हूँ अगर नॉन बायोलॉजी के स्टूडेंट को भी अगर मैं बताऊंगा तो वो भी कम से कम 60-70% मुझे उल्टा रिटर्न में बता देगा, अगर ध्यान से सुनेगा 1-2 लेक्चर के बाद भी, ठीक है। बेशक उसका बेसिक कमजोर हो, उसको पता ना हो सेल क्या होती है, तो आप तो खैर बायोलॉजी वाले हो, तो बस ध्यान से समझिएगा बात को। और सीखने की इच्छा होगी तो आप कैसे भी सीख लोगे, अब नहीं इच्छा होगी तो 1 करोड़ बार भी कोई नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं, इवन सरस्वती माँ भी नहीं, ब्रह्मा जी भी नहीं, ठीक है। वो भी आ जाएंगे तुम्हारे सिर पे बैठे रहेंगे पूरे दिन, तो भी ब्रह्मा जी थोड़ी ना पढ़ेंगे, पढ़ना तो फिर भी हमें ही नहीं, सरस्वती माँ थोड़ी ना कहेंगी कि जी देवी एग्जाम से पहले मैं प्रसाद चढ़ा के जा रही हूँ, कृपा कर लेना। भाई पढ़ना तो फिर भी तुम्हें पड़ेगा, हाँ ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत भगवान सपोर्ट करता है, लेकिन एक चीज याद रखना, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, ठीक है। भगवान ऐसे मदद नहीं करता फालतू आदमियों की, भगवान उनकी मदद करता है
जो खुद की मदद करना चाहते हैं, जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, जो मेहनत करने के में विश्वास रखते हैं। बिना मेहनत वालों को नहीं देता भगवान, कभी कुछ भी नहीं देता, ऐसे ही रह जाते बिना मेहनत के। और मेहनत है, टैलेंट भी नहीं होगा ना, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है लाइफ में, याद रखना। लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है। और आपको अगर मैं उदाहरण दूं तो मैं कह रहा हूँ मुझसे 5 साल बाद मिलना। मैं मतलब ये मेरा, मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़े बोल रहा हूँ, मतलब मुझे अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा है। इस 5 साल के अंदर इस गाजियाबाद में सबसे अच्छा पैरालिस्ट टीचर बनूंगा मैं आगे चल के, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूँ और रहूंगा। मुझे कहीं मुझे सरकारी जॉब नहीं चाहिए, अब मुझे मतलब लाइफ की कोई गोल नहीं है, मुझे बस क्या करना है, टीचिंग करनी है। और ऐसे करनी है जैसे आप जान रहे हो क्या पढ़ा रहा हूँ, वो तो आप भी जानते हो, आपका मन जानता है, भगवान जानता है, ठीक है। और बाकी मैं भी जानता हूँ कि हमने भी क्या पढ़ा है और हम क्या दे रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी में बहुत दम होता है, और कंसिस्टेंट होगे ना, 5 साल बाद आप भी डॉक्टर बन के मुझसे मिलोगे, और यहाँ पे जब मुझसे मिलने आओगे तो मैं भी यहाँ का सबसे बड़ा टीचर मिलूंगा, ठीक है। तो मेहनत है, चाहे वो टीचिंग हो और चाहे वो लर्निंग हो। ऐसा नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा मेरा अभिमान है ये कि मैं घमंड में बोल रहा हूँ ना, मुझे कोई घमंड नहीं है, मैं अभी भी डाउन टू अर्थ, मैं माफी मांगता हूँ बच्चों से उल्टा अगर मुझसे कोई गलती होती है तो। घमंड नहीं है, लेकिन स्वाभिमान होना चाहिए आदमी को अपने ऊपर। हाँ, ये गलत है कि मैं ही हूँ, मैं हूँ, ये ठीक है। यही अगर मैं ही हूँ तो ये गलत हो जाता है। मैं थोड़ी सी रखो, हल्की सी, थोड़ा स्वाभिमान भी होना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए ज्यादा। तो और अपनी गलतियां, अपनी लूप होल्स आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जैसे पेरेंट्स या बच्चे पूछते हैं कि सर मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या कहाँ गलती कर रहा हूँ, आपको खुद पता है आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो मैं जानता हूँ मेरी कहाँ गलतियां होती हैं, और मैं आत्ममंथन भी करता हूँ। तो आप भी गलतियों को आत्ममंथन करना शुरू कर दीजिए और कंसिस्टेंट हो जाइए। कंसिस्टेंसी में बहुत दम होता है भाई साहब। पानी जो होता है ना, पानी बहुत धीरे धीरे ही बहेगा ना, लेकिन कितना भी मोटा पत्थर लगा दो आप, कितना करोड़ों साल पुराना मजबूत पत्थर, पानी जो बहुत ज्यादा स्पीड पे नहीं कह रहा, बहुत धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कभी तो काटेगा, कटेगा वो पत्थर। आ रही है बात समझ में? कंसिस्टेंसी, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, साला 5वीं बार में तो समझ में आएगा, आ जाएगा। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखो, देखना सब कुछ तुम ही करोगे। और अगर तुमने डिटर्मिनेशन नहीं है, तुम सोच नहीं सकते, तो तुम नहीं कर पाओगे। सोच में है, जैसे मैं सोच के रहता हूँ कि भाई नहीं मैं बहुत मेहनत करूंगा जी, मैं बहुत बढ़िया मेहनत करूंगा, तो भगवान भी मेरा हाथ पकड़ेगा, मुझे कहेगा नहीं ठीक है भाई, चल तेरे तू चाहता है, दिल से चाहता है, तू डेस्परेटली काम करता है, तो वो भी मुझे लेके जाएगा वहां पे। और मैं नहीं चाहूंगा, अरे ठीक है मेरा परिवार चल रहा है, मेरे को तो नहीं यार ठीक है, जॉब तो चली रही है, सब कुछ है ना, फिर भगवान नहीं मदद करे। भगवान कहेगा ठीक है यार, तू 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 अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है, तुझे क्या दूं मैं। तो सेटिस्फाइड कभी मत हुई, डॉक्टर बन जाओ तो एमडी बनना, एमडी बन जाओ तो साला कोई दूसरा कोर्स करना, और वो सब कर लो तो किसी के नौकरी अपना हॉस्पिटल खोलना। कभी सेटिस्फाई मत होना, फिर एक हॉस्पिटल खुल जाए तो दूसरा खोल लेना, उससे पेट ना भरे फिर एक फ्रेंचाइजी खोल लेना, ठीक है। कभी भी सेटिस्फाई मत होना लाइफ में। अब देखिए आगे की बात, अब करते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का जो साइट है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होगा ट्रांसलेशन, और ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है।
सबसे पहला स्टेप है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। दूसरा स्टेप होता है इनिशिएशन। तीसरा स्टेप होता है इलोंगेशन और चौथा स्टेप होता है यहाँ पे टर्मिनेशन। ठीक है, ये 4 स्टेप होंगे यहाँ पे। तो पहले स्टेप से एक एक करके आगे बढ़ेंगे और ध्यान से समझ लेना। अगर समझ में आ गई तो कभी नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी है, दावा मेरा। अब देखिए, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए की बात। तो टीआरएनए जो होता है जनरली वो अनचार्ज होता है बेचारा। उसकी जो अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है वो हमेशा खाली पड़ी रहती है ऐसे। यहाँ पे ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है, ये अभी खाली है, यहाँ पे कोई अमीनो एसिड नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक अमीनो एसिड पहले एटीपी के साथ बाइंड करेगा। इसके साथ अमीनो एसिड ने एटीपी के साथ बाइंड किया और बाइंड करने के बाद वो अमीनो एसिड यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। अमीनो एसिड और एटीपी को यहाँ पे अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म पे ट्रांसफर किया जाएगा और करा किस बेसिस पे जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीकोडॉन इन द एंटीकोडॉन लूप। तो एंटीकोडॉन हमारा मौजूद होगा, जैसे सपोज करो कोडॉन पहला AUG है तो इसका हो जाएगा UAC। तो इस हिसाब से जो हमारा अमीनो एसिड रेलेवेंट है तो वो रेलेवेंट अमीनो एसिड जैसे मिथियोनिन, तो यहाँ पे मिथियोनिन प्लस अमीनो एसिड ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रोसेस को कैटेलाइज करने के लिए एक एंजाइम होगा जिसका नाम है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। क्या नाम है? अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, जो यहाँ पे इस अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर देगा। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पे अमीनो एसिड ट्रांसफर हो गया। अब ये जो टीआरएनए था जो पहले कभी अनचार्ज हुआ करता था, अब ये चार्ज टीआरएनए हो चुका है। क्या हो गया है? अभी चार्ज हो चुका है। इट इज चार्ज टीआरएनए है, या इसको दूसरा हम लोग अमीनो एसाइल टीआरएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनो एसाइल टीआरएनए। ठीक है, तो अमीनो एसाइल टीआरएनए यहाँ पे आ गया। इसके यहाँ पे क्या नाम है, ये जो बन चुका है अमीनो एसाइल टीआरएनए। अब अमीनो एसिड को यहाँ पे ट्रांसफर करने में ये एटीपी टूट चुकी होगी, ये यूज हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो अब क्या होगा? दूसरा प्रोसेस होगा जिसे हम लोग कहते हैं क्या? आपका इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा? यहाँ पे मैं एक अमीनो एसिड में एक mRNA की चेन बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए ये एक mRNA की चेन तैयार हो रही है। यू पहला स्टार्ट कोडन तो लगा ही लूं मैं, AUG UCU GC CUU AAU UAA स्टॉप कोडन है, UGA और UAG, ये तीनों स्टॉप कोडन बन गए हैं। तो मैं बात कर रहा था इनिशिएशन की। इनिशिएशन में क्या होगा? ये mRNA मैंने बना दिया था, ये तीनों स्टॉप कोडन है, तीनों में से एक लगा होगा। तीनों में से UA भी लगा हो सकता है, UGA भी या UAG, तीनों में से कोई सा भी हमारा स्टॉप कोडन यहाँ पे लगा हो सकता है इस mRNA में। स्टार्ट कोडन हमारा ये UG है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो
राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है वो यहाँ पे आके लगती है, कौन सी 30s वाली, और अगर यूकैरियोटिक सेल होगी तो 40s वाली। क्योंकि आप एक चीज बताइए, आप हमेशा पढ़ते आए हो ना प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, यूकैरियोट्स कंटेन 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स के जो 70s टाइप है उसमें एक 50s होता है, दूसरा हमारा 30s होता है, और इसके अंदर आपका एक 60s होता है, एक 40s होता है ना। तो छोटी सब यूनिट ये 40 है, ये 30 है, बड़ी यूनिट 50 है, इसमें 60 है। अब कहोगे कि सर ये आप पागल क्यों बना रहे हो, 50 30 तो 80 होता है, 70 और 80 में 60 40 100 होता है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि कुछ पार्ट हमारा जब राइबोसोम की यूनिट एक साथ मिलकर करती है कुछ ओवरलैप हो जाता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे 50 30 है, तो ये दोनों में से 10% जो पार्ट है या 10s वाला पार्ट ओवरलैप होगा तो ओवरऑल डेंसिटी इसकी निकल के आती है 70। इसी तरीके से 60 40 में 20% या 20s वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे ओवरलैप होगा, और इस 60 40 की जो ओवरऑल डेंसिटी निकल के आती है वो होती है 80s। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, ये mRNA बाइंड करेगी और साथ में इसके tRNA भी आ लेगा। यहाँ पे कौन आ लेगा? tRNA। ठीक है, क्या लेके आ रहा होगा? वो लेके आ रहा होगा फॉर्माइल मिथियोनिन। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रोकैरियोट है तो वो फॉर्माइल मिथियोनिन लाएगा, अगर यूकैरियोट है तो वो मिथियोनिन लाएगा। मिथियोनिन इज अमीनो एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्माइल मिथियोनिन एफमेट लिख रहा हूं या मिथियोनिन को लेके आया, और एंटीकोडॉन में एंटीकोडॉन लूप में एंटीकोडॉन है यूएसी। अब क्या होगा, जब ये तीनों कौन कौन, टीआरएनए, स्मॉल सब यूनिट, राइबोसोमल सब यूनिट, और एमआरएनए, ये तीनों सबसे पहले मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रहा हूँ, कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे कुछ इनिशिएशन फैक्टर आते हैं इनिशिएट करवाने के लिए, लेकिन अभी आप छोड़िए उन सब इनिशिएशन फैक्टर्स को, वो सब अभी नहीं पढ़ना। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर्स भी होते हैं कुछ, आईएफ कहते हैं उन्हें, इनिशिएशन फैक्टर। और अगर यूकैरियोट से तो उसे ईआईएफ कह देते हैं, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। तो जो पिछली बार पढ़ाया मैंने उसमें सारी चीजें बताई है, यहाँ पे आप बस सब समझिए कि इनिशिएशन फैक्टर्स हैं। तो अब जब इनिशिएशन फैक्टर वेक्टर आ गए, सारी चीजों कॉम्प्लेक्स बन गया, तो अब आएगी हमारी लार्ज सब यूनिट। कौन सी? लार्ज सब यूनिट। अब ये लार्ज सब यूनिट आ गई यहाँ पे। लार्ज सब यूनिट है कौन सी? अगर प्रोकैरियोट है तो 50s और यूकैरियोट है तो 60s, ये आ चुकी है। अब इस यूनिट की भी एक खास बात है। खास बात यह है कि इस यूनिट में जैसे लार्ज वाली है तो इसमें 3 साइट होती है। एक को कहते हैं ए साइट, एक को कहते हैं पी साइट, और एक को कहते हैं ई साइट। ये किसके अंदर मौजूद है? ये लार्ज सब यूनिट जो ऊपर आई है ना, ये इसके अंदर होगी है। अरे मेरी बात समझ में, इसके अंदर है ये साइट। ए साइट का मतलब है अमीनो एसाइल साइट। ठीक है, तो मैं जगह कहाँ बनाऊं यार, पूरे में तो ये डब्बे डब्बे से बन गए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ए का मतलब है अमीनो एसाइल साइट, ए का मतलब। पी का मतलब है पेप्टाइडिल साइट, अभी पता चल जाएगा। और ई का मतलब है एग्जिट साइट। तो ये जो ए साइट है, ए साइट काम करेगी क्या? जैसे ए साइट है, ये ए साइट से क्या होगा, जो भी चार्ज टीआरएनए है वो ए साइट से एंटर करेगा। क्यों? देखिए चार्ज टीआरएनए को हम लोग क्या कहते हैं? अमीनो एसाइल टीआरएनए। क्या कहते हैं? अमीनो एसाइल टीआरएनए। और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को अमीनो एसाइलेशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वाह, ऐसे चलता ही नहीं है। जब
कभी कभी सोचते हैं हीरो बन के लिखे, लेकिन हीरो बन के लिखने नहीं देता पेन हमारा, है टेढ़ा चलने लग जाता है। चाहता है तुम टीचर हो, टीचर ही रहो। अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो जो अमीनो एसाइलेशन है वो कहाँ, अमीनो एसाइलेशन में क्या हुआ, चार्ज हुआ टीआरएनए, मतलब अमीनो एसाइल साइड से क्या होगा, जो अमीनो एसाइल टीआरएनए है वो यहाँ से एंटर करता है, ऐसे यहाँ से आके बैठेगा कहाँ पे, जहाँ पे कोडॉन है एयूजी के ऊपर, अपने एंटी कोडॉन कोडॉन को मैच करवाएगा। जैसे यहाँ पे कोडॉन लिखा है तो ये इसका लूप है नीचे वाला एंटी कोडॉन, तो इसके ऊपर लगाएगा इसको, ठीक है। क्यों लगाएगा, क्योंकि कोडॉन एंटी कोडॉन की मैचिंग होगी, कोडॉन एंटी कोडॉन मैच करेंगे आपस में। अगर कोडॉन एंटी कोडॉन की मैचिंग होती है तो ये जो लगा हुआ है इसके ऊपर मिथियोनिन वाला अमीनो एसिड है ये रिलीज होगा। अब रिलीज होगा तो उसको अभी बता रहा हूँ क्यों पी साइट कहेंगे, पेप्टाइडल क्यों कहेंगे, अभी पता चल जाएगा आपको। पता कैसे चलेगा, उसके लिए आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा, बिना डायग्राम के वो समझ में चीज नहीं आने वाली। तो मैं जगह बना दे रहा हूँ यहाँ। हाँ जी, देखना, बहुत ध्यान से समझना। ये एमआरएनए है, ठीक है। ये इन्हीं को रिपीट कर दे रहा हूँ, ए यू जी यू 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 सी यू यू जी सी सी यू यू ए यू यू ए स्टॉप कोडॉन में यू जी ए यू ए जी कुछ भी लग गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑलरेडी देखो छोटी सब यूनिट बाइंड हो रखी है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ आपको, ये अंदर ये नहीं बना रहा, टीआरएनए अभी थोड़ी देर के लिए नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा पता चल जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ये है इसकी ए साइट, ये है पी साइट और ये है आपकी ई साइट। ए साइट से एंटर करा कौन, चार्ज टीआरएनए, ये पहला वाला नहीं बाकी, ठीक है। ये लेके आ रहा अमीनो एसिड को, ये अमीनो एसिड को लेके इसके ऊपर बैठेगा यहाँ पे, है ना जी। कोडॉन एंटी कोडॉन मैच कराए जाएंगे। अगर कोडॉन एंटी कोडॉन मतलब, अगर जैसे अगर मैं इस यूनिट पे से लूं, अगर यहाँ AUG है और AUG के ऊपर ये बड़ी सब यूनिट है, यहां से एंटर किया, ये पी साइड, ये ई साइड, ये ए साइड, ए से एंटर किया पी पे आएगा, ये पी है और ये ई है, तो ए से एंटर करके ये इसके ऊपर बैठा, ध्यान से देखना। कोडॉन एंटी कोडॉन मैच हुए, अमीनो एसिड लेके आया था, वो जो अमीनो एसिड लेके आया था ये, उस अमीनो एसिड को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना के किसके ऊपर, पी साइड के ऊपर ही। और इसको यहाँ से यहाँ पे जो ट्रांसफर करेगा, जो बॉन्ड बनवाएगा इनके बीच में, पी साइड और अमीनो एसिड के बीच में, उस एंजाइम का नाम, इस प्रोसेस को कैटेलाइज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। क्या कहेंगे, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। इसीलिए पेप्टाइडिल साइट पड़ा है इसका नाम। खिचड़ी पक गई, फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बना के बताता हूँ, थोड़ी खिचड़ी कम पकेगी। जगह यार बड़ी स्कैर्सिटी है मेरे पास। अगर अभी आप वहां पे होते क्लास में तो ये एक चीज बार में समझ में आ गई होती। क्या है ना, यहाँ पे ये बड़ी सी साइट है, ये एक, ये एक, ये एक, यहाँ नीचे एंटी कोडॉन, सॉरी कोडॉन, ये आ गया, ये अमीनो एसिड, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे कलर को ले लेता हूँ,
सबसे बेहतर ये रहेगा कलर दूसरा ले लो ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये देखो ये आ गया ब्लू कलर में टीआरएनए, ठीक है। ये कोडॉन लेके एंटी कोडॉन लिखा है यूएसी, यूएसी इधर लेके आ रहा था ये अमीनो एसिड। तो अब ये जो अमीनो एसिड इसके ऊपर लगा हुआ है ना, इस अमीनो एसिड को अगर ये कोडॉन और एंटी कोडॉन इनके बीच में मैचिंग हो जाती है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये अमीनो एसिड को पी साइट के ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। और इसको यहां से इसके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बना के ट्रांसफर करवाया गया है, ये करवाया गया विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। किसकी मदद से? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की मदद से। क्लियर हो रही है बात? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ने करवा दिया। अब ये अमीनो एसिड इसके ऊपर से तो हट गया, यहां से ये हट गया। अब ये अनचार्ज वापस हो चुका है, ये वापस इससे निकल जाएगा। किससे? एग्जिट साइड से। क्या था ये? एग्जिट साइड, बाहर। आ रही है बात समझ में? तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ होगा। अगर कोडॉन एंटी कोडॉन मैचिंग हुई होगी, कोडॉन एंटी कोडॉन मैचिंग हुई होगी, तो ये जो है आपका, ये यहां से बाहर एग्जिट साइड से चला गया होगा। ठीक है, इनिशिएशन ऐसे होती है। अब इनिशिएशन हो गई, अब अगला प्रोसेस होगा जिसे कहते हैं हम लोग इलोंगेशन का। अब इलोंगेशन कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये प्रोसेस, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर ध्यान दें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो तरीके से बना देते हैं। साफ सफाई, नीट एंड क्लीन होना जरूरी है। देखिए ये छोटी यूनिट, ये बड़ी यूनिट। अब क्या हुआ कि बड़ी यूनिट में जो पी साइट थी, उस पी साइट पे इस एयूजी के हिसाब से जो आना चाहिए था अमीनो एसिड, जिसका नाम है आपका मेथियोनिन इन द केस ऑफ यूकैरियोट, फॉर्माइल मेथियोनिन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, वो आ चुका है। और इसके ऊपर जो टीआरएनए बचा था बेचारा अनचार्ज वाला, वो अनचार्ज टीआरएनए क्या करेगा, यहां से एग्जिट साइड से बाहर निकाल दिया जाएगा, एग्जिट कर दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो ये तो खत्म, इसका अमीनो एसिड लग गया। अब ये आगे बढ़ेगा, ये यूनिट आगे बढ़ेगी, शिफ्ट हो जाएगी। अब ये पहुंचेंगे किसके ऊपर? यू 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 के ऊपर। देखिए क्या है, क्या होगा भाई। एयूजी खत्म कर लिया इन्होंने अपने हिसाब से। अब ये पहुंच गया किसके ऊपर? यू 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 के ऊपर, है ना। यहाँ एयूजी खत्म, ये पहुंच गया अब यू 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 के ऊपर। ठीक है, ये पी साइड पे ऑलरेडी लगा हुआ है। ये कौन सा? मिथियोनिन है। अब क्या होगा? दूसरा टीआरएनए आएगा बेचारा, है काम ही है उसका ही आना, चार्ज होना, आना, फिर एंटी कोडॉन कोडॉन मैचिंग करवाना। तो ए लेके आ रहा है ए और लेके आ रहा है अमीनो एसिड फिनाइलएलानाइन। क्या करेगा? एंटर करेगा किससे? ए साइड से एंटर कर गया, बैठा यहाँ, बैठ गया। कोडॉन एंटी कोडॉन मैचिंग करवा दो जी, हो गई मैचिंग, फिट है। इसके ऊपर अमीनो एसिड था फिनाइलएलानाइन, इसको ट्रांसफर कर दिया पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की मदद से, यहाँ पे लग गया लो फिनाइलएलानाइन, अनचार्ज हुआ, एग्जिट साइड से बाहर। क्लियर हो रही है बात? एग्जिट साइड से बाहर, फिर ये आगे शिफ्ट होगा, राइबोसोम की सब यूनिट आगे बढ़ती चली जाएंगी
और जो ये चेन है ऊपर, ये बढ़ती चली जाएगी, अमीनो एसिड लगते चले जाएंगे। कब तक चलते चला जाएगा ये सिलसिला? जब तक स्टॉप कोडॉन ना आए। कब तक? जब तक स्टॉप कोडॉन ना आए तब तक यहाँ पे चेन की, अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाएगी, चेन इलोंगेशन होता चला जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये चेन इलोंगेशन होता चला जाएगा। तो जब ये चेन इलोंगेशन होता चला जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका फाइनली एक पूरी प्रोटीन बनके तैयार हो गई। लेकिन प्रोसेस अभी भी खत्म नहीं हुआ, प्रोसेस अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, एक प्रोसेस जिसे कहते हैं हम लोग टर्मिनेशन। देखो फिर से याद दिला दे रहा हूं, सबसे पहले क्या हुआ, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए को चार्ज किया गया। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, दूसरे नंबर पे हुआ हमारा इनिशिएशन, जहां पे प्रोसेस को स्टार्ट किया। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा प्रोसेस हुआ, इलोंगेशन, जहां पे ये जो चेन है अमीनो एसिड की, ये इलोंगेट कर दी गई, बहुत बड़ी चेन बना दी। तो इसे जब भाई चेन बड़ी हो गई तो इलोंगेट कर दी ना, बड़ी कर दी, तो ये इलोंगेशन कहते हैं इसको। तीसरा स्टेप इलोंगेशन, है ना जी, इलोंगेशन हो गई। अब क्या हुआ, ये राइबोसोम घूमती घूमती बेचारी सबको रीड करवाती करवाती, प्रोटीन बनाती बनाती बेचारी यहाँ पहुंची स्टॉप कोडॉन पे। अब स्टॉप कोडॉन पे आ गई, क्या करेगी स्टॉप कोडॉन पे आके, तो यहाँ पे जब ये स्टॉप कोडॉन पे पहुंचेगी तो आप जानते हो अच्छे से कि स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो तब हो जाएगा क्या, टर्मिनेशन। कैसे? ऐसे नहीं, देखिए कैसे, नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन्स, चाहे कोई सा भी हो, किसी के लिए कोई टीआरएनए मौजूद नहीं है। और जब नहीं है तो प्रोसेस क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट कैसे हो जाएगा या स्टॉप कैसे हो जाएगा भाई, ये जो राइबोसोम की छोटी और बड़ी सब यूनिट है वो डिसोसिएट हो जाएगी। तो राइबोसोमल स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट डिसोसिएट and newly formed protein या पॉलीपेप्टाइड चेन ये भी डिसोसिएट हो जाएगी। ऐसे लिख रहा हूं, ऑल्सो द न्यूली गॉट separated from the complex, ठीक है, सारा काम खत्म, ये हो गया टर्मिनेशन, ठीक है जी। तो टर्मिनेशन हो जाएगा, ये प्रोटीन बन गई। अब ये जो प्रोटीन बनी है, इस प्रोटीन को भेजा कहां पे जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे सिलेबस में हमें नहीं पढ़ना, लेकिन जनरली होता क्या है कि एक साइट होती है, मतलब ये सब काम जो चल रहा है वो साइटोप्लाज्म में चल रहा होता है, या तो गोल्गी के ऊपर जो लगे हुए राइबोसोम्स है वहां पे हो रहा होता है। तो इन्हें राइबोसोम्स के उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेज दिया जाएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे गोल्गी के अंदर, गोल्गी इन प्रोटीन को पैक करेगी, ट्रांसपोर्ट कर देगी टू द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, और टू द मतलब इट डिपेंड्स कि वो प्रोटीन कौन सी है। सिक्रेटरी प्रोटीन है तो सेल के बाहर सिक्रेट कर दी जाएगी। अगर उसको मेम्ब्रेन प्रोटीन बनना है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन लगी होती है ना, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कराने में प्रोटीन और लिपिड दो पार्ट होते हैं ना, तो उनमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी यहीं से बन के जाती है।
उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को रिक्वायरमेंट है वहां भेज दी जाएगी, जहां जहां इसकी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन है, डिपेंड्स की कौन सी सीक्वेंस वो लेके चल रही है, वो सब बना दिए जाएंगे। इसी तरीके से आपके हेयर्स भी बनते हैं, इसी तरीके से आपका स्किन कलर, आपका सलाइवा के अंदर एंजाइम्स, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम, सब कुछ इसी तरीके से कोड किए जाते हैं और उनको सिक्रीट करवा दिया जाता है। आगे बात समझ में? तो ये था आपका प्रोसेस ट्रांसलेशन का। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कहीं कोई परेशानी हो तो मुझसे आप डेफिनेटली बताइएगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो अभी बताइए आप मुझे। नहीं बेटा, इनिशिएशन और इलॉन्गेशन फैक्टर में अभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बोर्ड में नहीं आएंगे। No question will be asked inside boards related to initiation and elongation factor, but yes, that information will be used in NEET. NEET के अंदर कुछ पार्ट्स हैं जहां पे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। NEET के सिलेबस में देखो, जानते ही हो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा होता ही है, तो वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आप अभी अगर बोर्ड के लिए याद कर रहे हो तो अगर इलॉन्गेशन और इनिशिएशन फैक्टर को स्किप भी कर दोगे तो कोई परेशानी नहीं है ना। आप सिंपली जो आज मैंने बताया इतना भी याद रखोगे ना, इट इज मोर देन एनफ। इतना एनसीईआरटी में गिवन है, और एक बार थॉरोली एनसीईआरटी को रीड कर लीजिएगा, और जिन्होंने सैंपल पेपर नहीं लिया अगेन रिमाइंडिंग ले लीजिएगा, क्योंकि अब मैं शुरू करने वाला हूँ। क्योंकि जैसे ही क्या नाम है, कुछ बच्चे तो ले गए हैं, कुछ नहीं ले गए हैं, जो नहीं ले गए उनसे फिर से अगेन दरख्वास्त है, ले जाइए। ठीक है, ताकि मैं शुरुआत करवा पाऊँ, क्योंकि सबके हाथ में होगा तो करवाऊंगा। आप क्या है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, फिर मैं जब शुरू करूंगा फिर आप शक्ल बैठे हुए देखोगे, कोई मतलब थोड़ी है वो सबका है। या फिर मैं एक क्वेश्चन तो लिख नहीं सकता, तो आप अपना मंगा लीजिए, ले, या तो आप मेरे से मत ले जाओ, तो आप अपना कहीं से खरीद लो। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, मेरा तो कोई परेशानी नहीं, मेरे वापस रिटर्न चले जाएंगे, जितने मैंने मंगाए हैं वो मेरे रिटर्न हो जाएंगे। मुझे ऐसी कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट, वो तो आपकी सहूलियत के लिए था। ठीक है, आपके 80 रुपए बच जा रहे हैं, और तो कोई परेशानी नहीं है। और नहीं तो आप जहां से सुटेबल समझो वहां से खरीद लो, लेकिन खरीद लो बस, क्योंकि सॉल्व करवाऊंगा तो परेशानी होगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वहां पे तो सीधा बस क्वेश्चन पढ़ना है, नंबर बोलना है और सॉल्व करना है, और आपको भी क्वेश्चन लगाने, कहीं डाउट होना है पूछना है, तो वो ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और कहीं कोई डाउट परेशानी हो तो आप मुझसे बताइएगा।